गेमर्स के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। और मेरी तरह जो स्टोरी बेस्ड गेम के थोड़े फैन है, या मेरे जैसे बहुत सारे गेमर्स होंगे जिनके लिए स्टोरी सबसे प्राइमरी है, स्टोरी सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो गेमर्स कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हो रहे हैं। इसके चलते मेरा ऐसा मानना, एक अच्छे इंसान के अंदर भी बुराई हो सकती है, वो चीज भी बखूबी दिखाई गई, और एक बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई हो सकती है। रोमांस एंड फ्लर्टिंग ऑल्सो हो सकता है कि मृत्यु आपका इंतजार करे, और उस चीज को बारीकी से निभाया गया है। बेस्ट लॉट्स ऑफ ईस्टर एग्स, कुछ क्रीपी मोमेंट्स जो सरप्राइज कर दे आप, ऐसा भी हो सकता है। मानना है ये क्रीपी है, डरावनी है, डार्क है। सो इट वॉज ईयर 2018, साल 2018, जब रॉकस्टार की तरफ से रिलीज होती है एक ब्लॉकबस्टर टाइटल, द बेस्ट काउबॉय सिम्युलेटर एवर, जिसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन 2। वैसे तो रॉकस्टार जानी जाती है अपने तमाम ब्लॉकबस्टर टाइटल्स के लिए। उनमें से दो सबसे प्रमुख जो टाइटल है, दैट इज नंबर 1 द ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज, जिसे हम GTA के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडली द रेड डेड सीरीज, और इन अदर वर्ड्स रेड डेड रिडेम्पशन नाउअडेज। एक और सीरीज थी जिसका नाम था मैक्स पेन, आपने शायद खेला होगा। ओके, स्पेशली मिलेनियल गेमर्स ने जरूर इसे एक्सपीरियंस किया हो। आज हम उस बेस्ट काउबॉय सिम्युलेटर के बारे में बात करेंगे, which was none other than Red Dead Redemption 2। Although Red Dead Redemption की एक गेम पहले आ चुकी है, that was the original Red Dead Redemption, which was released in the year 2010, 2010 में रिलीज हुई थी। Red Dead Redemption 2 is the prequel to the original Red Dead Redemption। तो ओरिजिनल जो Red Dead Redemption थी उसकी ये प्रीक्वल है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। और आज हम इसको बेस्ट काउबॉय सिम्युलेटर क्यों कह रहे हैं, और वाकई में ये एक बेस्ट काउबॉय सिम्युलेटर मानी जाती है ऑल थ्रू आउट द कम्युनिटी, उस विषय पर आज हम बात करें। वैसे रेड डेड की ये पहली गेम नहीं है। रॉकस्टार द्वारा रेड डेड की जो सबसे पहली गेम रिलीज की गई थी वो थी रेड डेड रिवॉल्वर। बहुत पहले रिलीज हुई थी वो, और वहां पे एक प्रोटैगोनिस्ट था जिसका नाम था रेड हार्लो, और उस गेम ने गेमर्स के दिल में एक अलग जगह बना ली थी, और उसी के साथ इस सीरीज के प्रति गेमर्स की एक अलग एफिनिटी आने लगी, विच दिस सीरीज डिजर्व्स एक्चुअली। फिर उसके बाद जब 2010 में रेड डेड रिडेम्पशन 1 रिलीज होती, दैट वाज अ ब्लास्ट, वो धमाकेदार मानी गई थी। स्टिल इफ यू प्ले इट टुडे, आज भी अगर आप उसे खेलोगे, दैट वाज रियली एन आउटस्टैंडिंग गेम। इवन आज के जो तमाम गेम्स है उससे कई गुना अधिक बेहतर गेम वो बनाई गई थी। उसके लगभग 8 साल बाद रॉकस्टार द्वारा रिलीज की गई रेड डेड रिडेम्पशन 2 2018 में रिलीज होती है, एंड दिस इज लेजेंडरी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चीज को ही हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे और एनालाइज करेंगे वन बाय वन। ऑल्दो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूं। फर्स्ट पार्ट विल बी रेड डेड रिडेम्पशन 2 स्टोरी मोड, सेकेंड पार्ट विल बी रेड डेड ऑनलाइन। लेकिन इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा लेजेंडरी है, इतनी ज्यादा बखूबी से, बारीकी से हर एक चीज को निभाया गया है, फिर मैंने अपना मन बदल दिया और मैंने सोचा कि नहीं, दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू द रेड डेड रिडेम्पशन 2 स्टोरी मोड ओनली। रेड डेड ऑनलाइन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए ये जो वीडियो होगी ये स्टोरी मोड पर ही होगी, और इसे हमने 2 सेगमेंट में बांट रखा है। नंबर 1 हम इसके स्टोरी एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 इसकी गेम प्ले, ग्राफिक्स एंड ओपन वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट, दैट इज द वन एंड ओनली स्टोरी मोड। तो जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूं, अगर आपने मेरी बैटलफील्ड 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर देख ले, तो वहां पर भी मैंने बात कर रखा है। तो मैं इस विषय पर पहले भी बात कर चुका हूं, और मैं इस विषय पे बात आगे भी करता रहूंगा। डेवलपर्स का जो ध्यान है वो स्टोरी मोड से, स्टोरी ओरिएंटेड गेम से हटता जा रहा। डेवलपर्स स्टार्ट टू डिविएट फ्रॉम द स्टोरी ओरिएंटेड गेम्स। डेवलपर्स अपना ध्यान, अपना फोकस, अपने रिसोर्सेस और तमाम जो स्टूडियोज भी है वो अपना ध्यान मल्टीप्लेयर ओरिएंटेड गेम्स पे केंद्रित कर।
विच इज गुड टू सम एक्सटेंट। लेकिन मेरी तरह जो स्टोरी बेस्ड गेम के थोड़े फैन, या मेरे जैसे बहुत सारे गेमर्स होंगे जिनके लिए स्टोरी सबसे प्राइमरी है, स्टोरी सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो गेमर्स कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हो रहे हैं। इसके चलते मेरा ऐसा मानना, जिस विषय में मैंने अपने बैटलफील्ड वाले वीडियो पर भी बात कर रखी है, तो प्लीज आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर देखिए। नो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी दो प्रमुख रीजन। नंबर वन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, ऐसा मुझे लगा। नंबर टू, दे वांट टू मिल्क मोर मनी फ्रॉम माइक्रो ट्रांजैक्शन। जो चीप बिजनेस स्ट्रेटेजीज है उसे ज्यादातर स्टूडियोज एडॉप्ट करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने शायद ये टेक्निक ले रखा है। लेकिन अभी भी कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स यहां पर मौजूद है। दो स्टूडियोज जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा जो अभी भी बखूबी स्टोरी ओरिएंटेड गेम्स पर काम कर रहे हैं। नंबर वन इज रॉकस्टार गेम्स, नंबर टू इज यूबीसॉफ्ट। यूबीसॉफ्ट भी तमाम बेहतरीन स्टोरी ओरिएंटेड गेम्स रिलीज करती है। द वन एंड ओनली असैसिन्स क्रीड, उस पर भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा बहुत जल्द। रॉकस्टार इज नोन फॉर इट्स स्टोरी। दो मेन टाइटल जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एंड रेड डेड रिडेम्पशन। और इस मल्टीप्लेयर ओरिएंटेड जमाने में भी रॉकस्टार ने एक ऐसी स्टोरी ओरिएंटेड गेम रिलीज करी जो अपने आप में सुपर्ब है। जो सबसे प्रमुख चीज लगी, दैट इज द मेन प्रोटैगोनिस्ट, आर्थर मॉर्गन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप स्वयं इसे एक्सपीरियंस करें, और अगर आपने खेल रखा है सो यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज सो वेल पोर्ट्रेड। द नैरेटिव इतनी शानदार है कि दिल छू जाने वाली है। अगर आपने इस गेम को कंप्लीट कर रखा है सो एंडिंग तो डेफिनेटली दिल को छू जाएगी। इट इज दैट मच ऑसम। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे थे इसे डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, द बॉन्डिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स। देखिए, अक्सर जो भी दूसरे स्टोरी ओरिएंटेड गेम्स होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, एनपीसीज, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, जो मतलब प्लेएबल कैरेक्टर है उसके अराउंड जितने भी कैरेक्टर्स रिवॉल्व करते हैं, वो काइंड ऑफ फॉरगेटेबल हो जाते हैं। द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर रेड डेड रिडेम्पशन 2। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि वो एनपीसीज है। You will never feel like that. They were just mere NPCs. No. आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो वाकई में ही मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो वाकई में ही मेरे गैंग मेंबर्स हैं, और हमें उनके साथ जुड़कर मिशन को अंजाम देना है। वो बॉन्डिंग, वो दोस्ती, वो इमोशंस, सारी चीजों को रॉकस्टार ने बारीकी से निभाया। कैरेक्टर के बीच जो बॉन्डिंग, और वो सिर्फ स्टोरी तक सीमित नहीं रह जाती। जब आप ओपन वर्ल्ड पे फ्री रोम भी कर रहे होंगे तब भी आपको छोटी छोटी एलिमेंट्स दिखेगी उन कैरेक्टर्स के बारे में, और हर एक कैरेक्टर्स के नाम और उनकी स्टोरी, उनकी अलग जर्नी, उनकी अलग लाइफ, सबकी अलग लाइफ, वो चीज बखूबी निभाई गई है यहाँ पे। और आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा, मिशन के अलावा लेट्स सी कि मेरा ये जो दोस्त है, ये जो मेरा गैंग मेंबर है, वो क्या कर रहा है। एंड दैट इज वे टू रियलिस्टिक। ऐसी बात नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड सीन्स है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मल्टीपल आउटकम्स आर देयर। इतने शानदार तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया। मुझे मन था कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊं, लेकिन चूंकि मैं अपने वीडियोस को स्पॉइलर फ्री रखना चाहता हूं तो मैं ज्यादा स्टोरी ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स यहां पर नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि इसे स्पॉइलर फ्री जितना हो सके रखा जाए। सो दैट इज माई ओनली ऑब्जेक्टिव। जो दूसरी सबसे मजेदार चीज मुझे यहां पे लगी, दैट इज द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। यानी इस गेम में एक्शन होंगे, इस गेम में इमोशंस है, इस गेम में हर एक कैरेक्टर के बीच बॉन्डिंग को दिखाई गई, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान के अंदर भी बुराई हो सकती है, वो चीज भी बखूबी दिखाई गई, और एक बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई हो सकती है। द बैलेंस ऑफ दीज टू इज आउटस्टैंडिंगली पोर्ट्रेड ओवर हियर। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसे बखूबी निभाया गया है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम। यहां पे सारे एलिमेंट्स एकदम स्मूथली पोर्ट्रे किए गए हैं। नंबर वन, एक्शन,
इमोशंस, कॉमेडी एंड ह्यूमर इन डायलॉग, डायलॉग और कॉमेडी में जो ह्यूमर है उससे भी बखूबी यहां पे निभाया गया है। एंड नंबर 4, रोमांस एंड फ्लर्टिंग ऑल्सो। रोमांस इज ऑल्सो वेल इंक्लूडेड इन दिस गेम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सो ओवर एंड ऑल स्टोरी इज आउटस्टैंडिंग। मुझे शायद ही उसमें कोई कमियां महसूस हुई। और आप इस गेम के दौरान ना आप स्टोरी को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते ओपन वर्ल्ड के साथ। दूसरे गेम्स में क्या होता है, स्टोरी मिशन एंड ओपन वर्ल्ड दोनों अलग एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ ओपन वर्ल्ड के साथ भी स्टोरी जुड़ी हुई है। वो कैसे, मैं वो आगे बता रहा हूं। अब हम सेकंड बात करेंगे इसके ओपन वर्ल्ड और ग्राफिक्स के बारे में। सो ओपन वर्ल्ड जो है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टोरी। कभी भी आपको फ्री रोम करते वक्त ये फील नहीं होगा कि आप स्टोरी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। नो, इट वोंट बी लाइक दैट। स्टोरी से आप बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं हो। और यहां पर एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, अब बहुत गेमर्स को ये पसंद नहीं आया कि उनका मानना है कि ट्रैवर्सिंग इज बिट स्लो, लेकिन मुझे लगा है कि दिस इज द बेस्ट यूनिक अप्रोच इन दिस गेम। यस, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, वो ट्रैवलिंग रियल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है और उसके दौरान कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोरी मिशन, अगर लेट्स से मैं एक स्टोरी मिशन से दूसरे स्टोरी मिशन की तरफ जा रहा हूं ओपन वर्ल्ड फ्री रोम करते वक्त, मुझे ऐसा लगा। While going or approaching to that particular part, I might encounter some criminals. I might encounter some police officers. अगर मेरी ऑनर कम हो तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। I might encounter some sheriff. I might encounter some bounty hunters. तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूं तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते। क्रिमिनल्स द्वारा एम्बुश किया जाना, जो कि उस जमाने में बहुत आम बात हुआ करती थी। अगर आपकी ऑनर कम हो, ऑनर के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अगर आपकी ऑनर कम है तो हो सकता है कि पुलिस भी आपको ढूंढ रहे हैं, शेरिफ जो होते हैं, टाउन के शेरिफ हुआ करते थे, वो आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके पीछे बाउंटी हंटर्स लगा रखा है। अगर आपको उन्होंने पकड़ लिया तो उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, बाउंटी हंटर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इन सारी चीजों को बखूबी निभाया गया है। तो मेरा मानना है कि फास्ट ट्रैवल, कई गेमर्स को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि फास्ट ट्रैवल इज नॉट अवेलेबल, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट मेक सेंस, क्योंकि अगर फास्ट ट्रैवल होता तो हम इस रियलिस्टिक अप्रोच को कैसे रियलाइज करें। और एनपीसीज जो है, जो एआई है, जितनी स्मार्टली बिहेव करती है गेमर के नेचर के हिसाब से, वो भी हम समझ नहीं पाते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो अप्रोच थी रॉकस्टार द्वारा ली गई है, दैट इज अ ग्रेट अप्रोच ऑन इट्स ओन। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम। मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगी इस गेम के दौरान। एंड यस, इट इज रियलिस्टिक, इट इज नॉट स्लो, मेरा मानना है। योर्स माइट बी अ कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट, ये मेरा मानना है। फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो जाती है गेम के कंप्लीशन के बाद, फास्ट ट्रैवल आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर शुरू से वो फास्ट ट्रैवल इनेबल होती तो हम इस गेम प्ले मैकेनिक से वंचित रह जाते। ये एक चीज लगी मुझे। नंबर 2 इज द ऑनर। ये आपके प्ले स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप आर्थर मॉर्गन को एक ऑनरेबल कैरेक्टर बनाओगे या एक डिसऑनरेबल कैरेक्टर। ये आप पे डिपेंड करता है, और ये चीज बिल्कुल रियल लाइफ के साथ इंक्लूडेड। ऑनरेबल यानी मोरल्स जिसके पास हो, एथिक्स हो, प्रिंसिपल्स हो, जो दिल का सच्चा हो। लाइक एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आपकी ऑनर इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे मदद मांग रहा है कि उसके पास मेडिसिन नहीं है, वो उसे सांप ने काट लिया लेट से, या फिर उसे चोट लगी है, वो किसी प्रकार इंज्योर्ड है, और आपने उसे मदद करी, तो आपकी ऑनर इंक्रीज हो, क्योंकि आपकी मोरल वैल्यूज। ये प्लेयर चॉइस पे डिपेंड करता है। गेम आपको कुछ नहीं बताए, आपके दिल को जैसा ठीक लगे आप करें। आप उसे इग्नोर करके निकल सकते हो, या फिर आप उसकी मदद कर सकते हो। बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी तरकीबों से आप उनकी मदद कर सकते हो। देयर इज नो फिक्स्ड वे।
आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हो, आप उन्हें हील कर सकते हो, आप उन्हें उनके घर तक पहुंचा सकते हो। आपकी ऑनर उस हिसाब से वैरी करेगी, और जितना आप मोरालिस्टिक काम करोगे आपकी ऑनर पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक चीज बहुत बखूबी तरीके से गेम प्ले के दौरान निभाई गई। तो आर्थर मॉर्गन को आप एक ऑनरेबल कैरेक्टर बनाना चाहते हो या डिसऑनरेबल कैरेक्टर, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्ले स्टाइल, सो यू कैन डू इट इन योर ओन रेस्पेक्टिव वे। गेम इस बात की फ्रीडम हमें देती है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। ओपन वर्ल्ड की सबसे तीसरी प्रमुख बात, यू विल एनकाउंटर सीवियर क्रीपी इंसिडेंट्स, यू विल एनकाउंटर सीवियर क्रीपी सिचुएशंस। बहुत सारे क्रीपी सिचुएशंस भी हम एनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियल किलर्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ सरफिरे लोग जो कि उस जमाने में काफी ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि तब लॉ एंड ऑर्डर जस्ट एंटर हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर उतनी मजबूत नहीं थी, तो लोग अपने मर्जी के मालिक थे, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थी, डेथ ट्रैप इज सेट एवरीवेयर। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेफ वन थ्रू में पहुंच जाओ, हो सकता है कि मृत्यु आपका इंतजार करे, और उस चीज को बारीकी से निभाया गया है। बेस्ट जो मैं कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से इस चीज को बारीकी से निभाया, अनलाइक अदर गेम्स विच इज सो क्लोज टू रियलिज्म। और अगर आप किसी क्रिमिनल टीम के द्वारा एम्बुश्ड हुए जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल की टीम ने या गैंग ने आपको एम्बुश करा, तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम, एंड यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। कभी कभार ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, बट अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो दिस इज द रियलिस्टिक अप्रोच दिस गेम हैज टेकन, तो ये मजेदार बना देते। लॉट्स ऑफ ईस्टर एग्स, गेम आपको कुछ भी हिंट नहीं देने वाला कि ऐसा करना है वैसा करना है, कोई मार्कर्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपको आपके एनालिटिकल स्किल के थ्रू सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। चाहे ईस्टर एग की बात बताओ, चाहे सीरियल किलर मिशन के जो हिंट्स होते हैं उन्हें ढूंढने की बात हो, सारी चीजें आपको स्वयं करनी होगी। आपको आपके एनालिटिकल एबिलिटीज को थोड़ा खंगालना पड़ेगा, आपको आपके एनालिटिकल एबिलिटीज पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, विच इज द बेस्ट पार्ट। मुझे तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और हो सकता है कि आप एक मिशन के दौरान किसी दूसरे मिशन में फंस जाओ, विच इज वे टू रियलिस्टिक। बहुत सारे अजीबोगरीब इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे हादसे जो हिस्ट्री के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सारी चीजें भी बखूबी निभाई गई। कुछ क्रीपी मोमेंट्स जो सरप्राइज कर दे आप, ऐसा भी हो सकता है। इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, द गेम इटसेल्फ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो गेम स्वयं अपने आप में सरप्राइजेस से भरी हुई है। दिस इज द बेस्ट थिंग एन ओपन वर्ल्ड कैन डू। तो अगर कोई ऐसा कहता है, मेरा ऐसा मानना है कि इफ समवन सेज कि ये जो ओपन वर्ल्ड है वो फीकी है, इट्स नॉट ट्रू। ये फीकी नहीं है, ये खाली नहीं, मेरा मानना है ये क्रीपी है, डरावनी है, डार्क है, क्योंकि वही रियलिज्म के क्लोज है। द डार्कनेस दैट इज वेल पोर्ट्रेड ऑल थ्रू आउट द स्टोरी, ऑल थ्रू आउट द ओपन वर्ल्ड, ऑल थ्रू आउट अवर जर्नी, दैट इज आउटस्टैंडिंग। अगर रात में हम ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत सारे खतरे हमारे ऊपर मंडरा सकते। वो जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। वो क्रिमिनल्स का खतरा हो सकता है, वो सीरियल किलर्स का खतरा हो सकता है, बहुत सारे सरफिरे क्रिमिनल्स हुआ करते थे, उनका खतरा हो सकता है। अगर आपकी ऑनर कम है तो शेरिफ या पुलिस का खतरा हो सकता है कि आपको बंद करके वो कैद कर दे जेल के अंदर। सो ये सारी चीजें हो सकती है जिसे बखूबी इस गेम के दौरान निभाया। जंगली जानवर की अगर मैं बात करूं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर देयर, और बचना नामुमकिन है। अगर आपने डेड आई का इस्तेमाल किया गेम प्ले के दौरान, विच इज अ गेम प्ले फीचर, तो ठीक है, शायद आप बच सकते हैं। आपके पास अगर एडवांस शॉटगन्स है तो आप बच सकते हैं, लेकिन चांसेस आर रेयर। अगर भालू ने एम्बुश किया, भालू से आपका पल्ला पड़ा, तो बचना नामुमकिन है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। और क्रोकोडाइल से भी आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखनी होती। सैन डेनी की जो विसिनिटी वाली एरिया है उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल एंड स्वैम्पी एरियाज
यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्वैम्पी एरियाज, एंड व्हेन यू एनकाउंटर अ क्रोकोडाइल यू डोंट नो। बेस्ट पार्ट, झाड़ी के अंदर से क्रोकोडाइल अटैक कर देती, एक जंप स्केयर, जो कि रियल लाइफ में वैसा ही होता है। दूसरे गेम्स में आपको एक हिंट मिल जाती है, एक एरिया मार्कर्स होते हैं, एक मिनी मैप होता है। यहां पर आप जब मैप को व्यू करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता दी जाएगी कि दिस इज द एरिया डोमिनेटेड बाय क्रोकोडाइल्स। अब आप थोड़ा समझ के जाना यहां पे, और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप एट योर ओन रिस्क। गेम आपको गाइड नहीं करेगी कहीं पे भी, थोड़ी बहुत लिटिल बिट, आपको अपनी सर्वाइवल स्किल्स एंड टैक्टिक्स के थ्रू अपना रास्ता बनाना, दैट इज द बेस्ट। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस गेम के दौरान, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। नंबर 3, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द हॉर्स स्केयरिंग सेगमेंट। देखिए, हॉर्स एक अहम हिस्सा था काउबॉय एरा की। अगर हम बात करें, उस जमाने में हॉर्स एक अहम हिस्सा हुआ करता, और उस चीज को यहां पर बखूबी निभाया गया। और आप अपने हॉर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप स्टेबल्स में जा सकते हैं, और हॉर्स की जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी अलग अलग है, स्टैमिना अलग अलग है। टाइम टू टाइम आपको हॉर्स को खाना खिलाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, और स्टैटिस्टिक्स भी, और हॉर्स के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। लेवल 1 बॉन्डिंग, लेवल 2 बॉन्डिंग, लेवल 3 बॉन्डिंग, लेवल 4 बॉन्डिंग, लेवल 4 बॉन्डिंग तक जाती। जितनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, हॉर्स विल ओबे यू द मोस्ट, जैसा रियल लाइफ में होता है जब हम पेट के साथ एक बॉन्डिंग बनाए होते, उसको भी बहुत अच्छे से निभाया गया। देयर आर वाइल्ड हॉर्सेस, ओपन वर्ल्ड में काफी सारे वाइल्ड हॉर्सेस रोम करते हुए आपको दिखेंगे, और आप उन वाइल्ड हॉर्सेस को टेम करके अपना हॉर्स प्राइमरी हॉर्स बना सकते, और उसके साथ आप बॉन्डिंग बना सकते। तो जब शुरुआती आप बॉन्ड बनाओगे तो उसमें थोड़ी वाइल्ड टेंडेंसीज होंगी, क्योंकि वो तभी भी जंगली घोड़ा ही माना जाएगा। लेकिन जितनी आप उसके साथ बॉन्डिंग बनाते जाओगे, उसकी वाइल्ड टेंडेंसीज कम होती जाएगी, और वो अच्छा दोस्त बनता जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। स्टेबल्स में जाके आपने, लेट से आपको लगा कि चलिए इट्स टाइम टू चेंज द हॉर्स, तो आप स्टेबल में जाओ, आप करेंटली जो ओन द हॉर्स है उसको आपने स्टेबल कर लिया, फिर आपने दूसरे हॉर्स को ओन कर लिया। किसी भी स्टेबल में आप 3 हॉर्स तक स्टोर कर सकते, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो हर एक सेगमेंट को इस गेम के दौरान बखूबी निभाया गया। मैंने बहुत कोशिश की फ्लॉज निकालने की, लेकिन कोई भी फ्लॉज नहीं मिले यहां पे। चाहे हम स्टोरी की बात करें, चाहे हम गेम प्ले मैकेनिक्स की बात करें, एवरीथिंग इज पिच परफेक्ट। थर्ड इज द मोशन कैप्चर। द गेम इज नोन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग मोशन कैप्चर। कमाल की मोशन कैप्चर बना रखी है डेवलपर ने, कमाल की मोशन कैप्चर है। मोशन कैप्चर का कोई जवाब नहीं। द मोशन कैप्चर इज माइंड ब्लोइंग। रियलिस्टिक मोशन आर देयर। हॉर्स के मोशन को आप देखिए, एवरीथिंग इज रियलिस्टिक। उनके उसके बिहेवियर को आप देखिए, हॉर्स की जो बिहेवियर, एवरीथिंग इज रियलिस्टिक। कैरेक्टर की मोशन कैप्चर, एनिमेशंस, छोटे छोटे एनिमेशंस का ध्यान रखा गया। कोई भी चीज जस्ट सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए नहीं किया गया, उसे बारीकी से, पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ की गई। इसीलिए 8 साल लगे इस गेम को बनाने में लगभग। इट्स ऑब्वियस, ये गेम खेलकर एक चीज रियलाइज होती है कि डेवलपर्स ने कितना पैशन, कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन डाला है इस गेम के प्रति, और ऐसा हर कोई कर सकता है। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज इंटेंशन। इंटेंशन होनी चाहिए एक अच्छी स्टोरी ओरिएंटेड गेम बनाने की। अगर इंटेंशन हो तो ऐसे लेजेंडरी गेम बन सकते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। अब आते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। ग्राफिक्स इज टोटल रियलिज्म। ग्राफिक्स तो पूरी रियलिस्टिक है, इसीलिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी ज्यादा है। इट इज वन ऑफ द फ्लॉ आई हैव रियलाइज्ड। पीसी की अगर मैं बात करूं, 60 FPS पर खेलने के लिए आपको थोड़े एडवांस सिस्टम की जरूरत होगी। मैंने इसे अपने GTX 1060 पर खेला है। इट रन्स अराउंड 52 to 60 FPS मीडियम सेटिंग्स पर। मीडियम सेटिंग्स की बात कर रहा हूं, 52 से लेके 60 FPS के बीच रन करती। कभी कभार मैंने सिनेमैटिक गेम प्ले बनाने के लिए इसे 45 FPS पर कैप करके भी खेला है, ताकि वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील हो।
क्योंकि इस गेम में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की थोड़ी जरूरत होती है कभी कभार, तो इसीलिए मैंने ये सोचा। तो इसीलिए मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास GTX 1060 या GTX 1070 या फिर GTX 1080 या फिर GTX 1050 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, कपल्ड विथ अ कोर i5, i3, i7 की 7th जनरेशन CPU, नॉट लेस देन दैट, 6th भी चलेगा बट नॉट लेस देन दैट, ऑफ कोर्स हायर देन दैट, तो आप इसे मीडियम सेटिंग्स पर खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8GB रैम इज रिकमेंडेड, लेकिन 16GB हो तो बेहतर है, क्योंकि 8GB रैम पे थोड़ी स्टटरिंग मैंने फेस करी है। 8GB रैम अगर आपके पास हो तो थोड़ी स्टटरिंग आप फेस कर सकते हो, एंड फ्रेम रेट ड्रॉप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये चीज आप फेस कर सकते हो अगर 8GB रैम हो। सो 16GB रैम इज रिकमेंडेड, तो ये थ्रेशोल्ड है, इससे हायर ही रिकमेंडेड है। तो ये गेम थोड़ी सी ग्राफिकली डिमांडिंग है, मैं तो कहूंगा थोड़ी ज्यादा ही ग्राफिकली डिमांडेड है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ। एक बेहतर चीज यहाँ नए अपडेट में रॉकस्टार द्वारा प्रोवाइड की गई है, दैट इज AMD FSR फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन FSR 2.0। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इज इंट्रोड्यूस। तो इसमें FPS और विजुअल्स के बीच एक बैलेंस रहती है। आप FSR को क्वालिटी पे सेट करके खेल सकते हो, इससे FPS और क्वालिटी के बीच एक बैलेंस रहेगा और वो चॉपी वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया एडिशन मुझे लगी इस गेम के दौरान। सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। सेकेंडली, बहुत सारे ग्राफिकल ऑप्शंस आपको ग्राफिक सेटिंग्स पे मिल जाएंगे। सो उन्हें ट्वीक करके, बहुत सारे सेटिंग्स है, उन्हें ट्वीक करके आप अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। देखिए, 2 वर्जन्स यहां पे मिल जाती है। नंबर 1 इज वल्कन एंड नंबर 2 इज DirectX 12। मैं कहूंगा कि DirectX 12 पे आप ना खेले, वल्कन पे खेले। वल्कन API जो होता है वो उस पे रखे, क्योंकि DirectX 12 इज नॉट वर्थ इट। FPS थोड़ी कम हो जाएगी, इट रिवॉल्व समवेयर अराउंड 40 FPS। सो वल्कन पे रखे, FPS बूस्ट ज्यादा बेहतर होती है अलोंग साइड AMD FSR। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊं कि ग्राफिक सेटिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि वेदर यू नीड एनी ऑप्टिमाइजेशन ट्विक फॉर दिस गेम, तो मैं जरूर इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बेस्ट सेटिंग कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस गेम के दौरान। वैसे देखा जाए तो इस गेम के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इट इज अ नेवर एंडिंग topic. It is a never-ending discussion. This game is huge on its own. So that is the best part I liked about this game. So this game is completely worth it. अगर PC पे सिस्टम रिक्वायरमेंट पे कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसोल पर भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास Xbox Series S या X है तो आप उस पे भी इस गेम को ऑन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, Xbox Series S या X के लिए ये ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। This is optimized for the last gen Durango. This is not Gen 9 aware. तो 30 FPS पे कैप होगा ये गेम, but it is worth it at 900p. So it is worth it. तो आप कंसोल पे भी इसे खेल सकते हैं, no issues. So वहां भी आप इसे एंजॉय करें। So it is completely your decision. वैसे तो इस गेम के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें, it's a never ending discussion. It's like the best ever काउबॉय सिम्युलेटर। बिल्कुल सही बात है, इससे बढ़िया काउबॉय सिम्युलेटर शायद ही कुछ एग्जिस्ट करता है। वैसे तो काउबॉयज और गनस्लिंगर्स पे बहुत सारे गेम्स पहले आ चुके हैं, बट दिस वन इज लेजेंडरी। शायद ही कोई गेम है जो इसे बीट कर सकता है। एंड वी हाईली एक्सपेक्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि रॉकस्टार जल्द से जल्द रेड डेड की एक और सीक्वल या प्रीक्वल या AAA टाइटल जल्द लेकर आए। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। So let's now come to the final verdict of this game. So the final verdict of this game is a legendary 10 out of 10. There is no scope of deducting any marks. तो मेरे हिसाब से मार्क्स डिडक्ट करने की कोई स्कोप या गुंजाइश यहां पर नहीं है। It is a legendary 10 out of 10 game. That's it. वैसे इस गेम के ऑसमनेस को क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जा सकता, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दिस इज अ लेजेंडरी 10 out of 10. So that is it about today's review about Red Dead Redemption 2. अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद।
क्योंकि मैं इस चैनल पर हर एक ट्रिपल ए गेम को खंगाल के रिव्यू करता हूं। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है और वैल्यूएबल टाइम है वो कौन सी ट्रिपल ए गेम डिजर्व करती है, कौन सी ट्रिपल ए गेम नहीं, कौन से ट्रिपल ए गेम्स आपको खेलने चाहिए, कौन से ट्रिपल ए गेम से आपको दूर रहना चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करता हूँ, खंगाल के रिव्यू करता हूँ। अगर आपको मेरे रिव्यूज से मदद मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, साइनिंग आउट। आडियोस।